प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की जंग है। मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों ही प्रमुख दलों की राह आसान नहीं। इन सीटों पर सपा बसपा और निर्दलीय निर्णायक भूमिका में नजर आ सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस की जीत हार का रुख बदलने में ये अहम भूमिका में रह सकते हैं। बात सपा बसपा की करें तो ग्वालियर चंबल के करीब आधा दर्जन सीटों के साथ ही बड़ा मलहरा सीट पर ये चुनाव की दशा और दिशा न सिर्फ तय कर सकते हैं, बल्कि जीत का परचम भी फहरा सकते हैं। ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों पर निर्दलीय कांग्रेस और बीजेपी को मुसीबत में डाल सकते हैं। गली में फर्श बिछा के जनता तय करेगी कि क्या करना है। अगर जनता ने तय कर लिया कि ये करना है, उसी के लिए रामप्रकाश राजौरिया और बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो सरकार से ही लड़नी पड़े। किसी सूरत में हम पीछे हटने वाले नहीं। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता ही चुनाव लड़वा रही है। तो मैं जिस प्रकार से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, जन जन तक जा रहा हूँ, सब तक जब मैं पहुँचता हूँ तो वो खुद मेरे से कहते हैं कि अभिनव तुम्हारे को आने की क्या जरूरत थी, हम तो तुम्हारे साथ में ही हैं। सपा बसपा और निर्दलियों की चुनौती पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं का क्या है कहना, सुनते हैं। विपक्षी कोई भी हो, हम कभी किसी को कमजोर नहीं मानते, इसलिए नीचे तक बूथ स्तर तक काम करना। हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता लगातार इस काम में लगे हैं। अधिकतम मतों से कैसे जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, इस रणनीति से हम काम कर रहे हैं। इसलिए कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव मैदान में है और प्रचंड बहुमत से इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निर्दलीय और छोटे दलों से प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि खरीद फरोख्त की सरकार के किसी भी झांसे में नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है। निर्दलीय हों, छोटे दल हों या अन्य कितने भी तरह के पैंतरेबाजी हो, प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। सभी 28 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलियों की उम्मीदवारी भाजपा के लिए चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि मतदाताओं के मन में क्या है ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में सरकार बनने की अनिश्चितता की स्थिति के बीच बड़ा सवाल यही कि उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की राह में ये अन्य दल और निर्दलीय कितना बड़ा रोड़ा साबित होंगे। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो रिपोर्ट देखने के बाद ये साफ है कि मुख्य मुकाबला भले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन चुनाव की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं दिख रही है। और इसकी वजह है कि अलग अलग सीटों पर जिस तरीके से निर्दलीय और बसपा और सपा ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जीत के दावे वहां भी किए जा रहे हैं। और सबसे अगर गौर करने वाली बात यह कि 2018 में जिस तरह के चुनावी समीकरण देखने को मिले थे, अब उपचुनाव में जनता के पास अगर ऑप्शन है तो अगर वो उस ऑप्शन को चुनती है तो भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं या फिर उन मुश्किलों को साधने की तैयारी क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। हमारे साथ संजीव जी जुड़ रहे हैं, बसपा के विधायक हैं। एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव मेरे साथ स्टूडियो में है। और शुरुआत करना चाहेंगे हम, अगर बात करें यहाँ पर संजीव जी आपके साथ, क्योंकि अगर देखा जाए कांग्रेस के अलग दावे हैं, भाजपा के अलग दावे हैं, लेकिन आप भी चुनावी मैदान में हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़रीन जी। आप सही बात कह रही हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मैदान में हैं, लेकिन इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय भी मैदान में हैं जी। और जो हम लोगों के लिए पॉजिटिव बात है तो ये है कि इस प्रदेश की जनता ने दोनों दलों का शासन देखा है, दोनों सरकारें देखी हैं जी। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली है और उससे पहले 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही और 15 महीने की भी अभी कांग्रेस की सरकार रही। तो इन दोनों सरकारों को इस प्रदेश की जनता ने देखा है। और सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस चुनाव में इन दोनों दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जी। दोनों दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा है, कोई महिलाओं के सम्मान की बात नहीं कर रहा है, कोई नौजवानों की बात नहीं कर रहा है।
या कोरोना के बाद जो हालात उत्पन्न होने वाले हैं उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों दलों से प्रदेश की जनता उठ चुकी है और ये अभी 28 जो उपचुनाव हो रहे हैं इस पर निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ निर्दलीय और सपा जहां जहां लड़ रहे हैं ये इन लोगों पर भरोसा अपना जताएगी। मुख्य मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा का ध्यान नहीं है, ध्यान भटका के वो अन्य मुद्दों की तरफ मुड़ गई है, चुनाव का रुख भी अलग दिशा में कर दिया गया है। लेकिन आप भी इस लड़ाई में बराबरी से टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। ग्वालियर अंचल में खास दबदबा भी आप कहते रहे और कहीं ना कहीं वो दिखाई भी देता है। तो ऐसे में क्या आपने कोशिश की है कि प्रमुख मुद्दों के साथ आप जनता के बीच हो, और क्या लग रहा है आपको, फीडबैक कैसा मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि जो ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो उन 16 में से 12 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति कभी न कभी दर्ज करा चुकी है जी। तो निश्चित तौर पर मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन दोनों दलों से चूंकि जनता, प्रदेश की जनता उठ चुकी है तो हमारे जो प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशियों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता। आपने आरोप लगाया जो दोनों पर है, कांग्रेस और भाजपा पर। शुरुआत महेश जी आपसे करना चाहेंगे। जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे छूट गए, कुछ अलग ही दिशा में चला गया चुनाव। लेकिन आज़ीम जी, जनहित के मुद्दे और विकास का मुद्दा ये भाजपा का प्रमुख मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ ही काम करती है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। कांग्रेस ने पिछले 15 माह में किस प्रकार से प्रदेश को लूटने की दिशा में जो काम किया था और जो राजनीतिक हालात बने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लगातार जो तोड़ की सरकार बनाने वाला कौन था? इस प्रदेश में सपा बसपा निर्दलियों को इकट्ठा करके एक कुनबे की सरकार बनाने वाला कौन था? और आज वर्तमान हालात ये हैं, कांग्रेस के पास देखिए चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है। बसपा सपा पहले भी लड़ते रहे हैं और पहले भी हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं रहे क्योंकि हमने विपक्ष में रहते हुए बहुत लंबा समय गुजारा है। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि कोई भी चुनाव हो उसे भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से न सिर्फ लेती भी है और लड़ती भी है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम हर चुनाव को जनता के बीच, क्योंकि हम विकास को ही केंद्र में रखकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता के बीच, जनता के लिए हमारा क्या विजन है, जनता को हमने क्या पूर्व में दिया और क्या आगे देने वाले हैं, ये सारी चीजें लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। कांग्रेस ने, अगर निर्दलियों की हम बात करें, वो भी चुनावी मैदान में है, अलग अलग प्रमुख दावों के साथ, मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और जीत का भी दम भर रहे हैं। ऐसे में आप विकास की बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा पीछे हो गई क्योंकि बाकी बयानबाजी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो, ये ज्यादा सुनने में आ रहा है। देखिए 15 महीने कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता इनको जवाब देने जा रही है। 3 तारीख को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अकेले ही इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग चेहरे को थकाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां बसपा और अन्य दलों का सवाल है, निश्चित रूप से ये 2 पक्षीय चुनाव है और ये चुनाव जनता को एक स्थायी सरकार कौन दे सकता है ये तय करने वाला चुनाव है। और ये तय अजीत जी, बार बार ये कहा जाता है कमलनाथ जी अकेले ही क्यों, बाकी आपके नेता कहाँ गायब हैं? और अगर भाजपा के साथ साथ निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है, बसपा भी जीत का दम भर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारी क्या? कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस के साथ मैंने पहले भी कई बार चर्चा में कहा है कि कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश का आम जनमानस चुनाव लड़ रहा है। जो उसके साथ छलावा हुआ है, जो छला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से खरीदा गया है, तो उसके पक्ष में आके, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आके पूरा आम जनमानस लड़ रहा है। जहाँ तक बात मेरे मित्र भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के मित्र संजीव कुशवाहा जी ने कहा है कि 15 महीने के विकास, 15 महीने का संजीव भाई विकास मैंने भी देखा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही देखा है। जब कमलनाथ जी आए थे, जयवर्धन सिंह जी आए थे, आपने जो योजनाएं कहीं वो योजनाएं 15 माह में कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत की, क्योंकि सरकार में आपकी भी भागीदारी थी। आपका पूरा मान सम्मान कितने भी करोड़ों रुपए की हो, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। कमलनाथ जी और पूरी सरकार ने आपके पक्ष में खड़े होकर भिंड विधानसभा के विकास में जो ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सका वो किया। और जहां तक बात बहुजन समाज पार्टी की आ रही, निश्चित रूप से जो भी दल है जब चुनाव में आते हैं तो कई जगह प्रत्याशी चयन को लेके
स्थिति उनकी भी अच्छी रहती है। किसी भी दल को हमें और किसी भी प्रत्याशी को जब चुनाव में आए कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, चुनाव में जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली जो डिसीजन है वो जनता का होगा और जनता किस जनप्रतिनिधि को कैसे देख रही है, कितना भरोसा कर रही है। सुनील जी, सभी चुनावी मैदान में सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बसपा हो या सपा हो, पहले भी सरकार बनाने में भी भूमिका रही है, और अब क्योंकि जिस तरीके से जनता भी देख रही है, कांग्रेस का रुख अलग है, भाजपा का रुख अलग है, तो क्या जनता के पास ऑप्शन होना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है? हाँ बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस यहां पर पूर्ण बहुमत की बात कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों ही पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और यही वजह रही कि निर्दलीय समाजवादी और बसपा के सहयोग से कांग्रेस को सरकार चलानी पड़ी। और हालांकि वो सरकार कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने के कारण गिर गई, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी भी भाजपा, चाहे हम निर्दलीयों की बात करें या बाहरी तरीके से बात करें, तो समाजवादी और बीएसपी भी उनको सपोर्ट कर रही है अभी आज की डेट की अगर बात करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात करें तो कई जिस प्रकार से प्रत्याशी चयन को लेकर है, बीएसपी के कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, या फिर जो हम मान सकते हैं कि सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। चाहे हम भांडेर की बात करें, महेंद्र बौद्ध वहां चुनाव लड़ रहे, भले ही जीतने की स्थिति में ना हो कई कैंडिडेट, लेकिन एक तगड़ी टक्कर एक दूसरे को हराने के लिए एक फाइट तो दी जा सकती है। अखंड प्रताप सिंह यादव भी बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट अच्छे हैं। सुर्खी से अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी अच्छी स्थिति है यादव, और पिछड़ों में अच्छी उनकी पकड़ है। निर्दलियों की भी बात करें नाज़रीन, तो पिछले चुनाव में 2018 में 4 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। तो ये माना जा सकता है कि निर्दलीय जिनको कांग्रेस, बीजेपी या बसपा ने टिकट नहीं दिया, उससे नाराज होकर वो चुनावी मैदान में है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निर्दलीय या छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके कैंडिडेट चुनाव में मुकाबला नहीं। सही कहा कि सभी सीटों पर मुकाबला हो रहा है 28 पर, और सपा, बसपा और निर्दलीय निर्णायक भूमिका में नजर आ सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस उनको टक्कर देने के लिए कितनी तैयार है। चर्चा को बनाए रखेंगे, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मेहमानों का रुख करेंगे, हमारे साथ बसपा विधायक संजीव जी बने हुए हैं चर्चा में। संजीव जी, जैसा ये कहा जा रहा है कि आपको भी अगर जब सरकार में कांग्रेस आई मौका भी दिया गया, आपने अपनी बात भी रखी और कहीं ना कहीं जो मांगे थी उस पर भी विचार किया गया, तो ऐसे में अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको मौका देती है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा कांग्रेस के लिए? अगर हम देखें कि आप कैसे उनको डील करेंगे, या भाजपा भी अगर अपनी बात रखना चाहती है तो आप कैसे उनके साथ भी इस पूरे सरकार को चलाने में अगर मौका मिलता है तो कैसे डील करेंगे? देखिए, अजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही। जब कमलनाथ जी सरकार बनाने की स्थिति में थे, जब 114 सीटें कांग्रेस की आई थी, तो कमलनाथ जी का मेरे पास फोन आया था कि क्या करना है, तो मैंने कहा आपको हमारी सुप्रीमो से बात करना पड़ेगी जी। और उन्होंने बगैर देर किए मायावती जी ने, हमारी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस की सरकार को बाहर से और बगैर शर्त समर्थन देंगे जी। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने किसी चीज की मांग नहीं की और निश्चित तौर पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से समर्थन देने की घोषणा की जी। तो अब अगर कुछ कार्य उस समय अगर विकास के दृष्टि से हमने कराए तो किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। ये कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, क्षेत्र का विकास करना, जनता की समस्याओं, जनता के प्रति लोक कल्याणकारी योजनाएं उनका काम करना, ये सभी दलों का और सभी सरकारों का एक जिम्मेदारी होती है। और आपने जो बात पूछी, मुझसे सवाल पूछा कि अगर हमको जिम्मेदारी मिलती है, अगर वो स्थिति निर्मित होती है, तो जो पहले कहा था मैंने कि जो हमारी पार्टी की सुप्रीमो तय करेंगी कि हमको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, हम वही तय करेंगे। और साथ में हम अपने क्षेत्र का विकास भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको जो चुनाव जिताया है जनता ने, या हमको और भी छोटी सीटें अगर जिताएगी जनता, तो इन दोनों दलों को नकारने के बाद जिताएगी। तो क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है, प्रदेश का कल्याण हमारी प्राथमिकता होगा,
तो निश्चित तौर पर इन सबको ध्यान में रखते हुए पार्टी सुप्रीमो जो भी निर्णय चलिए, लेंगी ठीक है, वो अगर हम लोग मौका उसका मिलता है तो ये सब बात की बात है और तय हिसाब से किया जाएगा कि किसे प्राथमिकता देनी है। महेश जी, भाजपा विकास की बात करती है, लेकिन जनता के बीच भी जहां हम पहुंच रहे हैं वहां भी विकास में कमी दिखाई दे रही है। अन्य दल जो है वो भी कह रहे हैं कि विकास की बात बहुत ज्यादा कही जाती है, लेकिन उतना विकास दिखता नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब ऑप्शन भी जनता के सामने है, आपके अलावा, कांग्रेस के अलावा, और विकास की बात को भी वो चुनौती पे कस रही है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि विकास की बात को जनता समझेगी? देखिए, जिस प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने हमको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अवसर दिया। तीन बार अवसर देना, इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए। अगर ये नहीं होता तो चौथी बार हम ज्यादा वोटों के साथ आए, सीटों के लिहाज से हम 5 सीटें कम रह गए थे। निश्चित रूप से हमारे प्रति एंटी इनकम्बेंसी कितनी थी ये आप सबने परिणामों के विश्लेषण में देखा है। लेकिन वर्तमान हालात जो है, मैं भी विधायक जी को सुन रहा था, बसपा विधायक जी की पीड़ा भी आपको दिखाई दी होगी इसमें, तो कमलनाथ जी की सरकार ने उनसे किस प्रकार का द्वयम दर्जे का व्यवहार किया। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि कमलनाथ की सरकार कैसे चली। अब वर्तमान जो हालात है, राजनीतिक अंकगणित है, उसमें जनता भी भली भांति जानती है कि कौन एक अच्छी स्थिर सरकार दे सकता है, कौन ऐसी सरकार दे सकता है जो पूरे 5 साल चले, विकास के काम करे, जो जनता से किए गए वादे हैं उनको पूरा करे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। चलिए, ठीक है। सुनील सर, अगर देखा जाए अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि मतदान का वक्त भी नजदीक आ रहा है और पूरे चुनावी प्रचार में अगर हम गौर करें, पहले बात होती थी 15 साल वर्सेस 15 महीने की, लेकिन अब मौके के हिसाब से जवाब दिए जाते हैं। जब बहुमत की बात आती है, जब बार बार चुनाव की बात आती है, तो भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो बात करते हैं 15 सालों की, लेकिन जब काम गिनाने की बात आती है तो वो पिछले 9 महीने, 8-9 महीने की बात करते हैं। तो जनता तो सब कुछ देख रही है। ऐसे में विकास की बात को क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि लगातार विकास हुआ, कांग्रेस आपत्ति ले या जनता आपत्ति ले या अन्य सियासी दल आपत्ति ले? देखिए, विकास की बात को नाजरीन अगर बात करें तो अपने फायदे के हिसाब से दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही दल अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर हम बड़ी बात देखें नाजरीन, तो यही है कि पूरा चुनाव पार्टी बेस पर नहीं हो रहा। पूरी पार्टियां, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दल बदलुओं के सहारे चुनावी मैदान में है। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो 25 कैंडिडेट तो वो हैं बीजेपी के जो कांग्रेस से भाजपा में गए। कांग्रेस की बात करें, अधिकांश सीटों पर बीएसपी या भाजपा से गए हुए लोग ही वहां चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको कांग्रेस या बीजेपी ने मौका नहीं दिया वो बीएसपी से चुनावी मैदान में है। तो एक जो मुद्दा था इस चुनाव का, सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, दल बदल को लेकर, वो इस चुनाव में खो गया है। दूसरा मुद्दा जो विकास था, अब विकास भी, क्योंकि जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से कहानी और चुटकुले इस चुनाव में चले हैं और अमर्यादित शब्द चले हैं, उसके आगे विकास भी कहीं गुम हो गया है। अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, तो चाहे हम बीएसपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तीनों ही दल या फिर निर्दलियों की बात करें, सब विकास की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे, कब करेंगे और उनको मौका मिला तो वो कैसे कर पाएंगे, इसका कोई किसी के पास भी जवाब नहीं है। अजीत जी, आपने बहुत पहले अपना वचन पत्र लाया, उसमें कुछ और वादे ऐड ऑन कर दिए। बार बार कांग्रेस यही कह रही है कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जवाब देगी, लेकिन भाजपा हो या बाकी निर्दलीय सपा बसपा, वो आपके कार्यकाल की कमियों को गिना रहे हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं आप कि जब ग्वालियर में ये बार बार कहा जा रहा है सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई है, बसपा का प्रभाव वहां पर बहुत ज्यादा है, फिर आप कैसे डील करेंगे? देखिए, 15 माह के अल्प समय में, जबकि काम करने का मौका आदरणीय कमलनाथ जी को सिर्फ 12 माह मिला लोकसभा आचार संहिता के कारण, 12 माह के अल्प समय काल का क्या कमियां गिना रहे हैं? जितनी ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य हो सकते थे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट, 25,000 से 51,000 कन्यादान की राशि, लगातार ऐसे अनेकों योजनाएं थी जो ज्यादा से ज्यादा खाली खजाना होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ की सरकार ने काम किया जनहित में। कह रहे हैं ना कि आपने किया, उसी पर तो सवाल है कि किसान कर्ज माफी कहाँ हुई, कहाँ कन्यादान की राशि, कहाँ लैपटॉप, कहाँ साइकिल, कहाँ स्कूटी, यही आपकी उपलब्धियां ही तो आपकी नाकामियां बन के प्रस्तुत की जा रही है। 1 मिनट बात तो पूरी हो जाने दीजिए आदरणीय, 1 मिनट आप फ्लो डिस्टर्ब कर देते हो। फ्लो में बोल रहे हैं, बोलिए। किसानों का कर्जा माफ हुआ, विधानसभा में स्वीकृति दी इसी सरकार ने। 11 विदिशा की 11 जनपद पंचायत है, वहां पे जाके देख लीजिए,
कितने हजार लोगों को वो मिलाया गया एक कन्यादान योजना का लाभ। तो ये सब अलग अलग चीजें, एक एक डाटा मेरे पास है। आप कहोगे, जब कहोगे आपको उपलब्ध करा देंगे। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को वैसे जानकारी है मीडिया के माध्यम से। जहां तक बात आप कर रहे हो, तो विधानसभा चुनाव 28 भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना प्लान बी, अपनी बड़ी हार को देखते हुए प्लान बी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पुनः खरीद फरोख्त उनका हिस्सा है। आप देखिए, से अलग विषय है। हम तो बात ये कर रहे हैं कि निर्दलीय भी इस चुनावी मैदान में सपा बसपा भी टक्कर दे रही है आपको और भाजपा को भी। बहरहाल नेताओं का फ्लो बना रहना चाहिए, भले कोई भी इंटरप्ट करे। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ गिनाया जा रहा है उपलब्धियों के नाम पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे बीच में, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि विकास की बात तो दोनों दल करते हैं, और अगर 15 साल की बात करो तो फिर 9 महीने या 15 महीने का वो विकास गिनाने की बात करने लगते हैं। और इन सब बातों में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, भाषा की मर्यादा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है इन चुनाव में। तो विकास जो मुद्दा है वो तो पीछे ही रह गया है, मुद्दा ही दूसरा हो गया है। मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, आप देखिए, मतलब लोकतंत्र में हमको ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखबार में पढ़ रहा था तो एक प्रत्याशी ये कह रहा था कि भगवान कसम हमको एक पैसा नहीं मिला। मतलब इस तरीके की चुनाव में ये भी एक मुद्दा बन सकता है कि एक पार्टी कहेगी इन्होंने पैसा लिया और दूसरा प्रत्याशी कहेगा भगवान कसम हमको एक भी पैसा नहीं मिला। तो ये निश्चित तौर पर पूरे लोकतंत्र के लिए और हम लोगों के लिए भी बहुत शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये इस चुनाव में जो ये उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चुनाव में भाषा की मर्यादा, नैतिकता, ये सारी चीजें ताक पे रख दी गई हैं और इन दोनों दलों के पास कहने के लिए, जनता के पास वोट मांगने के लिए कोई विषय ही नहीं बचा है। इसीलिए ये इधर उधर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो इस तरीके का जो माहौल बना है, इससे जनता बहुत ज्यादा महेश जी, ये बात तो सही है, आप शुचिता की बात करते हैं, लेकिन आपके भी नेताओं ने उस मर्यादा को लांघा है, शब्दों की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। देखिए नाज़रीन जी, इसकी शुरुआत नालायक और आइटम जैसे शब्दों से करने वाले कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें कि महिलाओं के और दलितों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। आपके नेताओं ने भी तो कमी नहीं छोड़ी सर, ऐसा कहा गया जो हम कह भी नहीं सकते। हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, संजीव कुशवाहा जी, जब उनसे मिलने जाते थे 5वें फ्लोर पे तो उनका क्या जवाब होता था, शायद वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि चलो हो गया। जब वो मिलने विधायकों को जाने नहीं, आप प्रश्न पे रहिए ना, आप प्रश्न पे रहिए। मेरा सवाल सिर्फ वही है कि शब्दों की मर्यादा जो तोड़ी गई है, महिलाओं के प्रति जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी की गई है, वो आपकी पार्टी में भी हुआ है, कांग्रेस में हुआ। कमलनाथ जी ने कहा उन्होंने लिखित में दिया, लेकिन आपकी पार्टी में भी ऐसा हुआ, आपके नेताओं ने भी बदजुबानी की, व्यक्त नहीं किया है। आज दिनांक तक राहुल गांधी जी के परामर्श के बाद भी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया है, जबकि हमारी ओर से माननीय गृह मंत्री, संसदीय मंत्री नहीं है, चुनाव आयोग को जानकारी दे चुके हैं, जवाब दे चुके हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी को आज नोटिस जारी हुआ है, आपकी जानकारी में हो तो कि उनको हमें भी जानकारी है, हम आपकी जानकारी भी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन हम कमलनाथ जी पर आप क्यों जवाब दे रहे हैं? उसके लिए तो अजीत जी को इन्वाइट किया है हमने। आप अपने नेताओं पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ राजनीति में शुचिता का स्थान होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का यही मत है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता निचले स्तर तक पहुंचे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए ये काला अध्याय है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल यहाँ देखा जाए तो उपचुनाव की राह आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले में सपा बसपा और निर्दलीय भी बराबरी की टक्कर देने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले उपचुनाव के रिजल्ट में परिणाम किसकी झोली में सकारात्मक जाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?